हर रोज हमारे आसपास अपराध होते हैं, कुछ छोटे, कुछ इतने बड़े कि वो हमारे दिलो दिमाग को झकझोर देते हैं। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो न सिर्फ हमें डराती हैं, बल्कि ये सवाल उठाती हैं कि आखिर इंसान का दिमाग कहां तक जा सकता है। आज की कहानी ऐसी ही एक सच्ची घटना की है, जिसने 2025 की शुरुआत में हैदराबाद के मीरपेट इलाके को हिलाकर रख दिया। एक ऐसी हत्या जिसने न सिर्फ एक परिवार को तोड़ा, बल्कि पूरे देश में सनसनी फैला दी। ये कहानी है एक पति की, जिसने अपनी ही पत्नी की बेरहमी से हत्या कर दी और फिर अपने गुनाह को छुपाने के लिए उसने वो रास्ता चुना जो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। लेकिन ये सिर्फ एक क्राइम की कहानी नहीं है, ये उन सवालों की भी कहानी है जो हमारे समाज के सामने खड़े हैं। आखिर रिश्तों की पवित्रता कहां खो रही है? इंसानियत क्यों मिट्टी में मिल रही है? इस कहानी को सुनाने का मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि जागरूकता लाना है, ताकि हम सब मिलकर ऐसी घटनाओं पर बात करें और कोशिश करें कि ये दोबारा न हो। तो तैयार हो जाइए। तो बात है जनवरी 2025 की। हैदराबाद शहर के कोने में एक इलाका है, मीरपेट। यहां की गलियों में एक कॉलोनी है जिसका नाम है न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी। सुनने में आम लगता है, लेकिन हर आम जगह के पीछे कुछ अनकही कहानियां होती हैं जो बाहर से नहीं, सिर्फ भीतर से दिखती हैं। इसी कॉलोनी में एक छोटा सा घर है, मकान नंबर 10 का 149 बाई डी। ये घर दिखने में कुछ खास नहीं, एक साधारण सा फ्लैट, सिंगल बेडरूम, सीमेंट की दीवारें, अंदर 4 लोग, जिसमें एक पति, उसकी पत्नी और उनके 2 मासूम बच्चे रहते हैं। दोनों बच्चे में से एक का उम्र 10 साल तो दूसरा 7 साल का है। इन्हीं चारों की जिंदगी इस घर में चल रही थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, कुछ था जो अंदर ही अंदर गल रहा था। इस घर का मुखिया था पुत्ता गुरुमूर्ति। उम्र करीब 39 साल, पहले फौजी रह चुका था। 17 साल तक देश की सेवा करने के बाद 2020 में रिटायर हो चुका था। नायब सूबेदार के पद से विदा ली थी, लेकिन रिटायरमेंट के बाद जिंदगी इतनी शांत नहीं रही। अब वह डीआरडीओ में एक सुरक्षा गार्ड की नौकरी कर रहा था, वो भी आउटसोर्स। डीआरडीओ यानी वो जगह जहां देश की रक्षा के लिए सबसे अहम शोध होते हैं। बाहर से ये पोस्ट बड़ी लगती है, लेकिन असलियत ये थी कि गुरुमूर्ति की जिंदगी अब रूटीन की सिक्योरिटी ड्यूटी और थकान में कट रही थी। उसकी पत्नी थी वेंकट माधवी, जिसका उम्र 35 साल था। एक घरेलू औरत थी जिसकी जिंदगी घर की दीवारों और बच्चों की परवरिश के बीच ही सिमटी हुई थी। वो भी उसी गांव से थी जहां से गुरुमूर्ति आया था। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले का एक छोटा सा गांव जेलेवरी पुल्लाला चेरुवु। यहीं दोनों का रिश्ता जुड़ा था ओबीसी बलिजा समुदाय के रीति रिवाजों से। परिवार की रजामंदी से शादी हुई थी करीब 13 साल पहले। शादी के बाद दोनों हैदराबाद आ गए, वहीं अपना संसार बसाया। वक्त बीतता गया, बच्चे हुए, जिंदगी चलती रही, लेकिन सब कुछ वैसा नहीं था जैसा बाहर से दिखता था। पिछले 5 साल से ये परिवार झिल्लेला गुड़ा के उसी छोटे से फ्लैट में किराए पर रह रहा था। लेकिन इस घर की दीवारों में वो खामोशी थी जो बाहर तक सुनाई नहीं देती थी। कॉलोनी के बाकी लोग बताते हैं कि ये परिवार हमेशा अपनी दुनिया में ही सिमटा रहा। न कोई मेल जोल, न पड़ोसियों से बात, न त्योहारों में शामिल होते थे, न ही किसी शादी ब्याह में दिखते थे। बच्चे भी दूसरों के बच्चों के साथ खेलने नहीं निकलते थे, जैसे उस घर के दरवाजे के पार कोई और ही दुनिया थी, अलग, चुप और शायद बोझिल। और फिर धीरे धीरे एक और सच्चाई सामने आई। गुरुमूर्ति और उसके ससुराल वालों के बीच रिश्ते कुछ खास नहीं थे। सालों से मनमुटाव था। एक समय ऐसा भी आया जब उस पर दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के आरोप लगे। गांव में पंचायत बैठी, समझाइशें हुई, लेकिन बात पूरी तरह से कभी ठीक नहीं हुई। अब जनवरी 2025 की बात है। मकर संक्रांति का त्योहार आया। दक्षिण भारत में इसे पोंगल बोलते हैं। यह दक्षिण भारत का एक बड़ा पर्व में से एक है। आमतौर पर लोग इस त्योहार में अपने गांव लौटते हैं, अपने माता पिता और परिवार से मिलने जाते हैं। वही कोशिश इस बार माधवी की तरफ से भी हुई। 14 जनवरी को गुरुमूर्ति अपनी पत्नी और दोनों बच्चों के साथ अपनी बड़ी बहन सुजाता के घर गया, जो बदनगपेट में रहती थी। वहां बच्चों को छोड़ दिया और पत्नी के साथ वापस घर लौट आया। फिर अगले दिन 15 जनवरी को भी दोनों बहन के घर गए, बच्चों से मिले, लेकिन उन्हें वहीं छोड़कर रात करीब 10:30 में लौट आए। इस बीच माधवी बार बार एक बात कह रही थी
कि वो अपने मायके नंदयाल जाना चाहती थी संक्रांति यानी पोंगल मनाने, लेकिन गुरुमूर्ति इसके लिए राजी नहीं था। और यही बात धीरे धीरे उस सीन की तरफ ले जा रही थी जहां सब कुछ टूट जाना था। और अब आती है वो सुबह 16 जनवरी 2025 की। सुबह करीब 8 बजे थे। घर में सब कुछ आम था, लेकिन माहौल भारी था। गुरुमूर्ति सोकर उठा। उसकी आंखों में गुस्से की थकान थी और मन में कल रात की बहस का जहर। पत्नी से बात शुरू हुई, वही पुराना मुद्दा, मायके जाना है। लेकिन इस बार बहस शब्दों तक नहीं रुकी। माधवी ने कुछ ऐसा कहा जो गुरुमूर्ति के अहम को चुभ गया। एक फौजी था वो, लेकिन उस वक्त वो किसी दुश्मन से नहीं, अपनी पत्नी से लड़ रहा था। गुस्से में उसने थप्पड़ मारा। वो एक जोर का वार था। माधवी दीवार से टकराई और जमीन पर गिर पड़ी। गुरुमूर्ति वहीं नहीं रुका। उसके अंदर अब एक जंग छिड़ चुकी थी। एक तरफ उसका गुस्सा, दूसरी तरफ उसका डर। और इन दोनों के बीच उसने वो किया जो शायद खुद उसे भी यकीन नहीं था कि वो कर सकता है। उसने झुककर अपनी पत्नी का गला दबा दिया, धीरे धीरे, जब तक उसकी सांसें थम नहीं गईं। एक पल में सब शांत हो गया। कमरा ठंडा था। लाश उसके सामने पड़ी थी और अब गुरुमूर्ति अकेला था। वो फौजी जिसने सालों तक दुश्मनों से लड़ाई की थी, आज खुद अपनी जिंदगी से हार गया था। अब सवाल था कि लाश का क्या किया जाए। उसे डर था कि अगर यह बात सामने आ गई तो उसकी नौकरी चली जाएगी, उसे जेल जाना पड़ेगा और उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। यह सोचकर उसने अपने अपराध को छिपाने का फैसला किया। घर में अब सन्नाटा पसरा था। दीवारें खामोश थीं, लेकिन हवा में घुली बदबू गुरुमूर्ति के दिल में छुपे एक भयानक राज की गवाही दे रही थी। गुरुमूर्ति ने तय कर लिया था, अब उसे हर उस निशान को मिटा देना है जो यह साबित कर सके कि कभी इस घर में वेंकट माधवी नाम की कोई औरत सांस लेती थी। रात गहराते ही उसने माधवी का शव बाथरूम में ले जाकर रखा। फिर धीरे धीरे उसने उसके कपड़े उतारे और बिना किसी भाव के, जैसे ये बस कोई निर्जीव वस्तु हो, उन कपड़ों को बेडरूम के बिस्तर पर फेंक दिया। इसके बाद वो रसोई में गया, एक तेज धार वाला चाकू उठाया और फिर लौट कर आया उस चुपचाप पड़ी लाश के पास। उसने पहले दोनों कंधों के पास से काटना शुरू किया, फिर धड़ से दोनों पैर अलग किए, फिर हाथ, और फिर हाथों और पैरों को और भी छोटे टुकड़ों में काट डाला। सुनकर ही कितना भयावह मंजर लग रहा है, लेकिन यही हकीकत है। दोस्त, इंसान का दिमाग के दरिंदगी को समझना लगभग असंभव है। अब ये टुकड़े एक बाल्टी में भरे गए। गुरुमूर्ति का चेहरा भावहीन था, जैसे कोई कसाई अपने रोज के काम में व्यस्त हो। कोई घबराहट नहीं, कोई पछतावा नहीं। फिर उसने वाटर हीटर ऑन किया, बाल्टी में पड़े टुकड़ों को उबालने के लिए। फिर उन्हें सिंगल बर्नर पर जलाना शुरू किया, जैसे किसी सब्जी को पकाया जा रहा हो, मगर यहां पक रहा था इंसान का मांस। शरीर की हड्डियां जब जलकर भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई, तो उसने पत्थर के बट्टे से उन्हें कूट कूट कर बारीक पाउडर बना डाला। फिर ये हड्डियों का पाउडर और मांस के जले हुए टुकड़े सबको बारी बारी से एक पास के नदी में बहा दिया। बचे हुए कुछ हड्डियों के टुकड़े जो अभी भी ठोस थे, उन्हें उसने काले प्लास्टिक में लपेटकर घर के कचरे के डिब्बे में डाल दिया। उसका इरादा था कि इन्हें जल्द ही किसी सुनसान जगह पर फेंक देगा। पूरे घर में बदबू फैली हुई थी, जलती हुई मांस और हड्डियों की। मगर गुरुमूर्ति सतर्क था। उसने रसोई की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे ताकि बदबू बाहर निकलती रहे। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक, यानी पूरे 8 घंटे तक, वो सिर्फ एक काम में लगा रहा, अपने किए हुए जुर्म के हर निशान को मिटाने में। काम खत्म होने के बाद वो फौरन बाथरूम की सफाई में लग गया। डिटर्जेंट, फिनाइल, ब्रश, जैसे कोई नया किराएदार घर की दीवारें चमका रहा हो। उधर पड़ोसियों को जब बदबू का एहसास हुआ तो उन्होंने पूछा, भाई ये कैसी गंध है? गुरुमूर्ति ने मुस्कुराकर कहा, बिरयानी बना रहा था, शायद मसालों की वजह से बदबू आ रही है। एक पड़ोसी ने जब और दबाव डाला तो गुरुमूर्ति बोला, घर गंदा है, शायद सफाई नहीं हुई इसीलिए बदबू है। लेकिन यह झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला था। अपने ससुराल वालों को उसने बताया कि 16 जनवरी को सुबह उसका और माधवी का झगड़ा हुआ था। बहस इतनी बढ़ गई कि माधवी दोपहर को गुस्से में घर छोड़कर चली गई, बिना कुछ बताए, बिना कोई चिट्ठी छोड़े। माधवी की मां कुप्पला सुब्बम्मा जब 2 दिन बाद भी बेटी से संपर्क नहीं कर पाई, तो उन्होंने आखिरकार 18 जनवरी को मीरपेट पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत में उन्होंने वही कहानी लिखवाई जो गुरुमूर्ति ने बताई थी। झगड़े के बाद माधवी बिना बताए घर छोड़कर चली गई। गुरुमूर्ति अब पुलिस के सामने एक परेशान पति बनने का नाटक करने लगा। वो हर बार पुलिस पूछताछ में सहयोग करता,
हर बात का जवाब देता और यही दिखाता कि वो भी उतना ही चिंतित है। मगर पुलिस को शक तब हुआ जब समय बीतता गया और माधवी कहीं नहीं मिली। शुरुआत में जब माधवी गायब हुई तो पुलिस को लगा ये कोई बड़ी बात नहीं है, पारिवारिक मामला होगा। उन्होंने कहा थोड़ी बहस हुई होगी, नाराज होकर गई होगी, 2-4 दिन में लौट आएगी। गुरुमूर्ति ने भी तो वही कहा था। चेहरे पर चिंता, आवाज में मासूमियत, जैसे उसकी पत्नी वाकई कहीं चली गई हो और उसे खुद नहीं पता वो कहां है। पुलिस ने भी शुरुआत में उसकी बातों पर भरोसा कर लिया। एक रूटीन मिसिंग केस की तरह बुनियादी जांच शुरू कर दी। लेकिन वक्त बीतता गया। 1 दिन, 2 दिन, फिर 4 दिन और माधवी का कोई नामो निशान नहीं मिला। अब मामला धीरे धीरे शक की सरहद पार करने लगा था। पुलिस ने फिर से जांच की दिशा मोड़ दी। इस बार शक की सुई गुरुमूर्ति की ओर घूमने लगी। सबसे पहले उन्होंने वो देखा जो झूठ कभी छुपा नहीं सकता, सीसीटीवी फुटेज। वो फुटेज जिसने पूरे मामले की नींव हिला दी। 15 जनवरी 2025 को रात 10:41 पर कैमरे में साफ साफ दिखा गुरुमूर्ति और उसकी पत्नी वेंकट माधवी दोनों अपने घर के अंदर दाखिल होते हैं। फिर कैमरा चलता रहा घंटों, लेकिन माधवी फिर कभी उस दरवाजे से बाहर निकलती हुई नहीं दिखी। मतलब साफ था वो घर से कहीं गई ही नहीं। लेकिन अगर घर से बाहर नहीं गई और अब है भी नहीं, तो आखिर गई कहां? अब पुलिस ने गुरुमूर्ति की हर हरकत को गहराई से खंगालना शुरू किया। पता चला कि 15 और 16 जनवरी को वह अपनी सरकारी नौकरी पर नहीं गया था, जबकि आमतौर पर वो बिना नहाए ऑफिस जाता था। यह पहला बड़ा सुराग था कि कुछ बहुत गड़बड़ हुआ है। इसके साथ साथ पुलिस ने उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन की जांच शुरू की और यहां भी कई विरोधाभास सामने आने लगे। पुलिस को तब ज्यादा शक होने लगा जब पुलिस के पूछने पर वह हर दिन अलग अलग जवाब देता था। फोन कॉल्स की टाइमिंग, लोकेशन डेटा और उसके दिए गए बयानों में मेल नहीं था। अब शक से बात यकीन तक पहुंचने लगी थी। 28 जनवरी 2025 को पुलिस ने गुरुमूर्ति को पूछताछ के लिए बुलाया। वो आया, आत्मविश्वास से भरा हुआ, लेकिन उसके चेहरे की झील अब भी कुछ छिपा नहीं पा रही थी। पुलिस ने कड़ाई से सवाल हुए, घेराबंदी हुई और आखिरकार गुरुमूर्ति टूट गया। उसने वो सच उगला जिसे सुनकर खुद पुलिसकर्मियों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी का गला घोंटकर उसकी हत्या की, फिर शव को टुकड़ों में काटा, मांस को प्रेशर कुकर में उबाला, जलाया और बची हुई हड्डियों को पीसकर नदी में बहा दिया। यह कोई गुस्से में किया गया काम नहीं था, यह पूरी तरह प्लान किया गया मर्डर था। उसने पुलिस को बताया कि कैसे उसने पूरे घर को साफ किया, एक एक धब्बा, एक एक निशान, ताकि कोई सबूत न बचे। उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद पुलिस ने महिला गुमशुदगी के केस को संशोधित करके आईपीसी की गंभीर धाराओं में बदल दिया। धारा 103 हत्या का अपराध, धारा 238 सबूत मिटाने का प्रयास, धारा 85 पति द्वारा क्रूरता और उसी दिन गुरुमूर्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अब मामला था सबूतों का। गुरुमूर्ति की जुबान से निकली हर बात की वैज्ञानिक पुष्टि करना जरूरी था। पुलिस ने देश भर से फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम बुला ली। दिल्ली, गुजरात, तेलंगाना, लुमिनरी फोरेंसिक, क्लूज टीम, हर कोई इस केस की तह तक जाने के लिए इकट्ठा हुआ। घर को क्राइम सीन की तरह सील कर दिया गया। जांच शुरू हुई। फर्श पर, बाथरूम में, रसोई में हर इंच को चेक किया गया। बाथरूम की जेट पर मिले इंसानी त्वचा के अंश, दरवाजे के पास पड़ी चटाई पर खून के सूखे धब्बे, ये सबूत अब सिर्फ शक की बात नहीं रहे थे, ये हत्या की गवाही दे रहे थे। फिर वे पहुंचे उस जगह जहां गुरुमूर्ति ने जले हुए मांस को फेंका था, जलाशय में। लेकिन वहां पर मानव मांस के कोई भी टुकड़े नहीं मिले। शायद मछलियां खा गई होंगी। पुलिस ने वह सब जब्त किया जो गुरुमूर्ति की दरिंदगी को सिद्ध कर सकता था, मूसल और खर्ल, जिससे उसने हड्डियां पीसी, प्रेशर कुकर और स्टोव, जिसमें मांस उबाला बाल्टियां, ब्लेड और वो सारे औजार जो शरीर को काटने, जलाने में काम आए, और उसका मोबाइल फोन जिसमें उसकी लोकेशन और गतिविधियां छिपी थीं। इन सभी चीजों को फॉरेंसिक लैब भेजा गया। और फिर आई डीएनए रिपोर्ट। जो मानव ऊतक और हड्डियों के नमूने मिले थे वो माधवी के बेटे और बेटी दोनों के डीएनए से पूरी तरह मेल खाते थे। इससे यह साबित हो गया कि हत्या हुई थी और उस घर में हुई थी। एक औरत जो कभी अपने पति पर भरोसा करती थी, उसके हाथों मारी गई। उसका अस्तित्व कुकर में उबाला गया, आग में जलाया गया और आखिरकार नदी में बहा दिया गया। एक मां की चीखें, एक इंसान की पहचान, सब कुछ मिटा दिया गया। लेकिन सच चाहे जितना भी छुपे,
एक ना एक दिन उभर कर सामने आ ही जाता है। गिरफ्तारी के तुरंत बाद पुत्ता गुरुमूर्ति को अदालत में पेश किया गया। चेहरे पर कोई पछतावा नहीं, आंखों में न शर्म और न ही डर, जैसे उसने कुछ भी गलत न किया हो। पुलिस ने अदालत से विशेष निवेदन किया कि उसे रिमांड पर भेजा जाए ताकि उससे गहराई से पूछताछ की जा सके। पुलिस जानना चाहती थी कि क्या यह हत्या अचानक गुस्से में की गई थी या इसके पीछे कोई सोची समझी खौफनाक साजिश छुपी थी। राचकोंडा पुलिस कमिश्नर जी सुधीर बाबू ने जब मीडिया के सामने यह जानकारी दी कि गुरुमूर्ति को कोई पश्चाताप नहीं है, तो हर किसी को झटका लगा। उन्होंने कहा, यह आदमी न सिर्फ हिंसक प्रवृत्ति का है, बल्कि पहले भी इस पर धारा 498 दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा के मामले दर्ज हो चुके हैं। गांव के बुजुर्गों ने दोनों को कई बार काउंसलिंग दी थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। 9 मई 2025 को मीरपेट पुलिस ने कानून के अनुसार 90 दिनों के भीतर गुरुमूर्ति के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी। इस मामले में पुलिस चाहती थी कि जल्द से जल्द सुनवाई शुरू हो ताकि पीड़िता को इंसाफ मिले और समाज को एक सख्त संदेश जाए। हालांकि गुरुमूर्ति ने अपनी गिरफ्तारी के बाद 3 बार जमानत के लिए याचिका दायर की, लेकिन हर बार उसे खारिज कर दिया गया। लेकिन 6 मई को रंगारेड्डी अदालत ने अप्रत्याशित रूप से उसकी जमानत मंजूर कर दी। एक ऐसा फैसला जिसने पीड़िता के परिवार और पूरे इलाके में हलचल मचा दी। जमानत सुनवाई के दौरान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने अदालत से साफ कहा, अगर यह आदमी रिहा हुआ तो वह गवाहों को डरा सकता है, न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस ने इस मामले के लिए विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने और एक विशेष लोक अभियोजक की नियुक्ति का अनुरोध किया है। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत को गुरुमूर्ति की दरिंदगी का पूरा ब्यौरा दिया। इस आदमी ने अपने बच्चों को बहन के घर छोड़ा और उसी दिन अपनी पत्नी की हत्या कर दी। सिर्फ हत्या नहीं, उसने उसके शरीर के टुकड़े किए, उन्हें उबाला, जलाया और फिर 16 जनवरी की शाम को मीरपेट के पेड्डा चेरुवो झील में बहा दिया। यह सिर्फ एक हत्या नहीं, एक रूह कंपा देने वाला नरसंहार था। अभियोजन ने अदालत को चेताया कि अगर गुरुमूर्ति रिहा हुआ तो सबसे बड़ा मानसिक आघात उसके ही मासूम बच्चों पर पड़ेगा, जिसने उनकी मां को इतनी बेरहमी से मारा। क्या वे उस इंसान को सामने देखकर कभी सामान्य जीवन जी पाएंगे? इसके साथ ही अभियोजन पक्ष ने यह भी बताया कि चूंकि गुरुमूर्ति एक पूर्व सैनिक है जिसने देश के अलग अलग हिस्सों में सेवा दी है, असम, देहरादून, तमिलनाडु जैसे राज्यों में, तो उसके पास ऐसे नेटवर्क हैं जिनकी मदद से वह देश छोड़कर भी भाग सकता है। यह न्याय के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। 28 अप्रैल को हुई एक और सुनवाई में गुरुमूर्ति के वकील ने दलील दी कि उसका स्वीकारोक्ति बयान कानूनी नहीं था, क्योंकि वह कोर्ट में नहीं बल्कि अपने मामा को दिया गया था। उन्होंने कहा कि यह बयान किसी स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा समर्थित नहीं है, इसलिए इसे मान्य नहीं माना जाना चाहिए। गुरुमूर्ति का यह हत्याकांड केवल एक पारिवारिक त्रासदी नहीं रहा, यह पूरे मीरपेट इलाके की आत्मा को झकझोर देने वाली घटना बन गई। न्यू वेंकटेश्वर कॉलोनी की गलियां 29 जनवरी को असामान्य रूप से सूनी पड़ी थीं। पीड़िता का घर अब एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी का प्रतीक बन चुका था। उसका गेट बाहर से बंद था और जिस मंजिल पर वो रहती थी वहां अब न सन्नाटा था और न ही सुकून। पड़ोसियों ने बताया कि मकान मालिक मीडिया और उत्सुक भीड़ से तंग आकर घर छोड़ चुके हैं। यह घटना केवल एक अपराध नहीं बल्कि एक चेतावनी है कि घरेलू हिंसा को कभी नजरअंदाज न किया जाए। सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि इस तरह की हिंसा एक दिन में नहीं होती, यह धीरे धीरे पनपती है, गुस्से, दंभ और बदले की भावना के जहर से। अगर समय रहते सही कदम उठाया जाए तो शायद ऐसी त्रासदी रोकी जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि ये सच्ची घटना पर आधारित कहानी आपको झकझोर देने वाली लगी होगी। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि आपको उस सच्चाई से रूबरू कराना था जो हमारे समाज में कहीं चुपचाप पल रही है। गुरुमूर्ति जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी दिमाग जब नफरत, गुस्से और जहर से भर जाता है तो वो हैवानियत की उस हद तक जा सकता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपके आसपास कभी कोई रिश्ता टूटने की कगार पर दिखे, कोई विवाद बढ़ता दिखे, तो उसे वहीं सुलझा लीजिए जहां बात सिर्फ शब्दों की हो, क्योंकि जब मन का जहर हद पार कर जाए तो न परिवार बचता है, न इज्जत और न ही इंसानियत। मैं यही कहूंगा,
कोई भी झगड़ा इतना बड़ा नहीं होता कि उसकी आग में एक जिंदगी ही जला दी जाए। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे जरूर शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगा। और हाँ, ऐसे ही सच्ची और सस्पेंस से भरी कहानियों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।